वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस 7th टू 34th, जो कि बेस्ड है कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी पे। कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ पर काम आती है, ये सब हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देख चुके हैं अब तक। और फर्स्ट से 6th क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, और जिसमें हमने ये भी देखा है कि वर्किंग रूल क्या रहता है कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पर चेक करने के लिए फंक्शन की। अब हम बढ़ते हैं आगे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में हमें पूछा है, और हाँ, जिसने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है आप पहले प्लीज़ जाके वो देख लिया, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7th पे पूछा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या निकालना है? सारे के सारे डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स फंक्शन के, वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, हमारी जो डेफिनेशन चेंज हो रही है इस फंक्शन की वो 3 पॉइंट पे हो रही है, -3 पॉइंट पे हो रही है, ठीक है, 3 पर हो रही है, 2 पॉइंट्स पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या केसेस बन गए। अब हमारे को इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। एक लेस देन -3 वाला पॉइंट, ग्रेटर देन -3 वाला पॉइंट, और इक्वल टू -3 वाला पॉइंट। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी 3 पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे, राइट। एक लेस देन 3 वाला पॉइंट, एक ग्रेटर देन -3 वाला पॉइंट, ग्रेटर देन 3 वाला पॉइंट, और इक्वल टू 3 वाला पॉइंट, ठीक है। मतलब ये सारी कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ेगी, इन पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेट सबसे पहले क्वेश्चन का वही रहेगा कि फंक्शन हमारा इससे डिफाइंड है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, मॉड ऑफ एक्स हमको पता है क्या होता है। मॉड ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन होती है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -x होती है कब? जब x लेस देन 0 होता है, और x होती है कब? जब x ग्रेटर देन 0 होता है। तो इस केस में -3x यहाँ पर लेस देन -3 है, तो -3 तो यहाँ पर आया, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू -x होगी, तो हम यहाँ पे x को -x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? -x + 3, ठीक है। अब ये फंक्शन सिंप्लीफाइड हो गया है। अब सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, कि देखना है कि फंक्शन कहीं पे अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, कहीं पे 1/0 का केस तो नहीं बन रहा है। यहाँ पर तो कहीं नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम लिख देंगे कि गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ रियल लाइन। मतलब कि रियल लाइन के सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है हमारा? डिफाइंड है। अब हम कोई पॉइंट ले लेंगे, रियल लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे सी। उसके लिए अब ये सारी कंडीशंस हम चेक करने वाले हैं जो मैं डिस्कस कर रही थी पहले, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं इस वाले से, -3 से। तो रियल नंबर जब -3 से कम है तो क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही सबसे पहले एफ एट सी देखेंगे। एफ एट सी क्या होगा? ये -3 के लिए ये वाली कंडीशन होगी ना, ये तो यहाँ पे -3 पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे, सी मॉड्यूलस ऑफ सी +3 हो गया, और यहाँ पे विच इज इक्वल टू -c+3, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट भी निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमको चेक करनी है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, और यहाँ पे फंक्शन क्या है? फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेस देन माइनस के लिए फंक्शन, लेस देन -3 के लिए फंक्शन हमारा ये वाला है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई यहीं तक हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब पुट कर दी लिमिट पुट करने पे x को, x जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे हमने c रख दिया। तो क्या अब ये दोनों चीज़ें इक्वल है? हाँ जी, बिल्कुल इक्वल है, दिख रहा है -c+3 -c+3। तो हम लिख देंगे सिंस दिस इज इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स x सच दैट x इज लेस देन -3, ठीक है। अब इसी तरह से लेस देन -3 के लिए हो गया। अब इक्वल टू के लिए भी देखना है, सेकेंड इक्वल टू करते हैं चेक, सेकेंड केस c = -3, मतलब जब हमारा रियल नंबर -3 है तब
f -3 डायरेक्ट पुट कर देंगे। -3 के लिए इक्वल टू -3 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू यही है ना, यही वैल्यू है। तो अभी हमारा फंक्शन तो यही चलेगा, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके लिए हमने अब x इक्वल टू -3 है, इक्वल टू वाला केस है, ना ग्रेटर देन है ना लेस देन है। तो इक्वल टू के लिए हमारे को राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख ली, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन पुट कर दिया और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, अब लिमिट पुट कर दी, -3 पुट कर दिया, माइनस ऑफ -3 +3, ठीक है, 3 + 3 6 आ गया। फिर यहाँ पर क्या किया, x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, मतलब हमने क्या किया कि अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन 3 पॉजिटिव, अब देखिए 3 से जब हमारा फंक्शन -3 से जब हमारा फंक्शन बड़ा है, -3 से यहाँ तक तो छोटे के लिए था और इक्वल टू के लिए था, जब -3 से बड़ा है तो ये वाला केस आ गया ना, -3 से बड़ा है ये वाला केस आया, तो फंक्शन ये है -2x, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे -2x। और अब लिमिट पुट करनी है, सिंपल लिमिट पुट करके ये आ गया। अब क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल है? हाँ जी, बिल्कुल इक्वल है। तो हम लिख देंगे कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। ओके जी, अब हमारा ये वाला इसका काम तो पूरा हो गया और -3 का भी हो गया इक्वल टू -3 पे। अब यहाँ पर जब ये बिटवीन है किसके, -3 और 3 के बीच में है, जब ये -3 और 3 के बीच में है, तब क्या, तब इसका फंक्शन ये है 2x है, -2x है। तो सबसे पहले ये चीज़ फाइंड आउट कर ली, फिर हमने सिमिलरली यही चीज़ फाइंड आउट कर ली। अब हमने देखा कि ये इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल है, तो लिख देते हैं कि ये भाई कॉन्टिन्यूअस है इस रीजन में भी। अब नेक्स्ट केस x इक्वल टू 3 आ गया, कैसे आया, ये भी हो गया, अभी तक ये भी हो गया हमारा, ये भी पता कर लिया। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का रहा है बस, तो पहले इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं, फिर ग्रेटर देन कंसीडर कर देंगे। इक्वल टू के लिए फंक्शन क्या है, ये है ना, तो फंक्शन की पहले राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी क्योंकि इक्वल टू है, ठीक है। जब 3 से लेस है, जब 3 को हम आपके लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3 से लेस है x, 3 से लेस मतलब ये वाला केस आ गया, 3 से लेस है ना हमारा, ये तो 3 से ग्रेटर है, 3 से लेस के लिए -2x है फंक्शन, तो यहाँ पे डाल दिया हमने -2x और फिर लिमिट पुट कर दी। अब यहाँ पर सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए 3 पॉजिटिव, प्लस साइड को है मतलब ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन 3 के केस के लिए ये है हमारे पास फंक्शन, तो हमने ये यहाँ पर पुट कर दिया। अब पुट कर दिया तो लिमिट भी पुट कर देते हैं, लिमिट्स पुट करने के बाद 20 आ गया। अब यहाँ पर देखिए भैया, ये दोनों तो कैसे भी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि भैया दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग, तो f तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके, अब लास्ट केस बच गया, जब c क्या है हमारा, ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पर भी c लिख लीजिए आप, c ग्रेटर देन 3 है, तो f ऑफ c ग्रेटर देन के लिए कौन सा केस है, यही केस है। ग्रेटर देन के लिए सिंपल है भाई, ना राइट हैंड लिमिट निकालनी है ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और लिमिट c भी ये भी निकाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये भी इक्वल आ रही है, तो हमने लिख दिया कि ये भी कॉन्टिन्यूअस है। अब ये केस कॉन्टिन्यूअस आया, ये डिसकॉन्टिन्यूअस आया, ये कॉन्टिन्यूअस आया, ये कॉन्टिन्यूअस आया, ये भी कॉन्टिन्यूअस आया, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे कि सिर्फ एक ही केस हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस आया है, मतलब कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 3, और हमसे यही तो पूछा था कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताना कि कहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हमने कंक्लूड कर दिया नाउ कि x इज इक्वल्स टू 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f। अब
इन क्वेश्चंस में ध्यान क्या रखना होता है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है कि जब आपका लेस देन है वैल्यू तो फंक्शन की लिमिट क्या है, यहाँ पर चीज़ें आपको अच्छे से फिल करनी आनी चाहिए। और बाकी सारे क्वेश्चंस भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी तरह के, थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस है सब में। जो जो वेरिएशंस है वो हम डिस्कस करेंगे। अब बार बार वही वही प्रोसीजर्स डिस्कस करते रहेंगे तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, ठीक है। तो जो जो स्पेशल चीज़ें आ रही है जिस जिस क्वेश्चन में वो हम डिस्कस करते चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फिर से डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये एक मज़ेदार सा फंक्शन दे दिया गया है इस तरह का, मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस की वैल्यू हमारे को पता होती है, मॉड ऑफ एक्स। ये तो आप बिल्कुल रट लो अपने माइंड में कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -x होती है कब, जब हमारा x लेस देन 0 होता है, और +x होती है कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी, -x इफ x इज लेस देन 0, और ओवर x तो पहले से ही था, और प्लस वाला केस भी ले लिया, x अपॉन x इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये तो भैया पहले से ही वैसा था, इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं करनी है। अब यहाँ पर x से x कट गया, बच गया -1, x से x कट गया, बच गया 1। ये हमारे पास फंक्शन हो चुका है सिंप्लीफाई। अब आगे क्या करना है, आगे तो बस वही है, इन तीनों पॉइंट्स को चेक कर लेना। 3 केसेस बन जाएंगे, एक c लेस देन 0 का केस, एक c ग्रेटर देन 0 का केस, और एक c इक्वल टू 0 का केस। लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन भाई हमने वैसे ही स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, -1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा पर x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कॉन्टिन्यूस आ गया, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। सारी की सारी जो भी मैं इस वीडियो में बिल्कुल मैंने अच्छे से आपको नोट्स बना दिए है कि आप ताकि फटाफट से इसको खुद प्रूफ करते रह सके, और आप चेक कर पाएँ कि हमारा मैच कर रहा है फॉर्मेट भी, कि किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब c ग्रेटर देन 0 के लिए f एट c निकाल लिया, लिमिट x टेंडिंग टू c। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, यही हमारा मेजर है, यही पहले चेक करना है, पहले ये चेक कर लो फिर ये चेक कर लो, ठीक है। इसी के अराउंड पूरी की पूरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो घूम रही है। ये सेकंड केस हमने पहला लेस देन के लिए ले लिया, दूसरा ग्रेटर देन के लिए। अब x इक्वल टू 0 का केस देखते हैं। x इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर जहाँ पर भी ये इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू सम पॉइंट आएगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे, बहुत ही केयरफुली ये फंक्शन पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 से लेस है वैल्यू, 0 माइनस का मतलब है कि 0 से बहुत थोड़ी सी लेस है, और 0 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास, और 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे देखिए जब 0 से लेस है तो हमने ये पुट किया है फंक्शन, और जब 0 से ग्रेटर है तो ये पुट किया है, ठीक है। इससे हमारा ये चीज़ बदल गई वैल्यूज़। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि -1 1 ये तो इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो हमारा यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूअस भी नहीं है। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या आ गया, x इक्वल टू 0। और यही तो हमें पूछा था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ भाई। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से मॉड आ गया, ठीक है। मॉड आ गया तो भैया मॉड को सॉल्व कर लेते हैं। मॉड को सॉल्व करके हमारे पास ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो 2 केसेस बताए थे मॉड के, पर भैया मॉड्यूलस मैंने बताया था दिस थिंग -x होगा कब, जब x लेस देन 0 है, और x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमारा x जो है वो लेस देन 0 है, मतलब ये वाला केस आ गया। ये केस तो कंसीडर ही नहीं करना पड़ेगा हमें अब, क्योंकि यहाँ पे तो x ऑलरेडी लेस देन 0 दिया हुआ है, तो हम अपनी वाली टेंशन क्यों बढ़ाए। तो हमने भी यहाँ पे -x पुट कर दिया, और ये आ गए हमारे पास वैल्यूज़, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर वैसे ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x लेस देन 0 है तब भी -1 वैल्यू है, x ग्रेटर देन 0 है तब भी -1 है, 1 माइनस इक्वल टू 0 है तब भी -1 है। तो ये तो वैसे ही कॉन्टिन्यूटी में है।
जनरली हमको पता चल रहा है, दिख रहा है, ठीक है। और ये हमने प्रूफ भी कर दिया है इस तरीके से, वही एफ एट सी लेके फिर लिमिट ये वाली वैल्यू निकाल कर, ठीक है। यहाँ पे रीज़न भी दे देना, सिंस यहाँ पे रीज़न लिखा नहीं गया, एफ एट सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स ये इक्वल है, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है, और कॉन्टीन्यूअस है तो कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। और ये आ गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, क्या पूछा गया है, इसमें भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है। एक्स प्लस वन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है। भैया इसमें तो कुछ मुश्किल सा सवाल ये लग नहीं रहा है, ये वैसे ही ईजी है। ग्रेटर देन के लिए चेक कर लो पहले, लेस देन के लिए चेक कर लो, इक्वल टू के लिए चेक कर लो। अब इक्वल टू वाला केस चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये लेस देन का केस है, ये आप कर लोगे। ये ग्रेटर देन का केस है, ये आप कर लोगे। ये इक्वल टू का केस है, ये भी आप कर लोगे। पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर बहुत केयरफुली फंक्शन की वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ पर ही तो आपको ध्यान देना है, एक्स्ट्रा अटेंशन मांगता है ये। 1 से जब कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से कम है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट कर दिया, उसके बाद लिमिट पुट कर दी। और जब एफ एक्स है 1 से ज़्यादा है तो क्या है, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है ना, तो यहाँ पर डाल दिया एक्स प्लस वन, और ये आ गया हमारा 2 और 2 इक्वल है, तो हमने बोल दिया कि कॉन्टीन्यूअस है इस पॉइंट पर भी, तो हमारे पास यहाँ पर भी कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11th में भी कुछ ऐसा स्पेशल केस सा अराइज नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी सिंपल सी हमारे पास ये दी हुई है सिचुएशन। अब लेस देन 2 पे देख लेते हैं, ग्रेटर देन 2 पे देख लेते हैं, इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं। लेस देन 2 के लिए ये है, ग्रेटर देन 2 के लिए ये है, और इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अगेन मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि जहाँ पर भी ये आता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, बहुत ही केयरफुली फंक्शन को पुट करना है। 2 माइनस है, 2 से थोड़ा सा कम है, तो मतलब क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, 2 से लेस। ये एक्स क्यूब माइनस 3 है फंक्शन की वैल्यू, 2 से ग्रेटर ये है। देखो चेक करो, इक्वल है वैल्यू, बिल्कुल इक्वल है, तो फंक्शन बता दो कि कॉन्टिन्यूअस है 2 पर। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट लेते रहना वीडियो में साथ साथ में, या फिर आप पॉज कर करके देखते रहना वीडियो, ताकि आप अच्छे से इसको कर पाओ, क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछली वीडियो में इतने ज़्यादा एलेबोरेटेड तरीके से मैंने करवाए हैं, और उस वीडियो का टाइमिंग भाई बहुत ज़्यादा चला गया था, इसलिए मैंने इस वीडियो में सोचा है कि अब थोड़ा थोड़ा जो उस वीडियो में बता दिया है वो यहाँ पर इतना एलेबोरेट करने की क्या ज़रूरत। तो ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन। अब यहाँ पर कोई स्पेशल केस आ रहा है नहीं, ये आपको होमवर्क है, देख लो फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सी लेस देन 1 का केस, 3 केसेस अराइज हो रहे हैं ना यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन का। ये लेस देन 1 वाला केस, ये ग्रेटर देन 1 वाला केस, और ये इक्वल टू 1 वाला केस। बिल्कुल यहाँ पर भैया ध्यान देना है, यहीं पे सारी गेम चेंज हो जाती है क्वेश्चन की। ओके 13th क्वेश्चन ये है हमारे पास 13th। अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया। ये यहाँ पे भी 3 केसेस आ रहे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। लेस देन, अच्छा लेस देन का केस है ये दिस इज लेस देन वाला केस, दिस इज ग्रेटर देन वाला केस, और दिस इज इक्वल टू वाला केस। भैया इक्वल टू बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ओके क्वेश्चन नंबर 14th पे चलते, क्या पता हमको कोई नए टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। यस ये आया थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14th, अब इसमें न्यू क्या है, इसमें 3 पॉइंट्स देख पा रहे हो आप, 3 पॉइंट्स पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, 0 1 3, अच्छा 4 पॉइंट्स पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी केसेस अराइज हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है।
सबसे पहले। पर एक चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ पर तो 3, 4 और 5 है। अरे ये क्या, ये तो हमारे पास कांस्टेंट दिए हुए हैं, और कांस्टेंट्स तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, क्योंकि भाई कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। 3 है तो 3 ही रहेगी, बीच में थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। ठीक है, पर इक्वल टू वाले केस के लिए ये वेरी कर सकता है। लेस देन के लिए कॉन्टिन्यूअस रहेगी। यहाँ देखिए, जैसे अगर हम 0 और 1 के बीच का इंटरवल ले, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे माय फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट, इक्वल टू नहीं है। x कहाँ पर है, 0 और 1 के बीच में। पहले ये केस कंसीडर कर लिया है 0 और 1 का, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3, विच इज अ कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, एंड सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, और इसलिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों है ये मैंने बता दिया है। अब x इक्वल टू 1 पे, यहाँ पर इक्वल टू 1 पर, इक्वल टू 1 पर क्या होगा, वही लेस देन के लिए। जब लेस देन 1 होगा तो फंक्शन ये होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन ये होगा, और ये तो इक्वल नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 3 और 4 आएगा, और 3 और 4 तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, अब ये वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप कैसे स्टार्ट करते रहते हैं, हम ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, इसी में क्वेश्चन से ही भाई हम आंसर निकालते रहते हैं कि भैया चलते हैं 1 से 3 फ्री के मार्क्स है इन क्वेश्चंस में। तो 1 से 3, ओके 1 से 3 ये वाला केस। अब यहाँ पर भी फंक्शन कांस्टेंट है तो कॉन्टिन्यूअस है। अब फिर से इक्वल टू का केस कंसीडर कर लो, इक्वल टू 3 का, क्योंकि लेस देन वाला तो यहाँ पे कवर हो गया ना। तो इक्वल टू 3 वाला वही सेम चीज़, सेम बिहेवियर, अलग अलग शो कर रहा है ये, क्योंकि जब लेस देन 3 था तो हमारी वैल्यू 4 आ रही थी, ग्रेटर देन 3 हो गया तो हमारी वैल्यू 5 आ गई। तो 4 और 5 तो भैया कैसे भी इक्वल है नहीं, तो 4 और 5 इक्वल नहीं है तो हमारी ये भी इक्वल नहीं है, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या आ गया, x इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका एक और लास्ट केस बच गया भैया, ये आ गया, ये लास्ट केस बच गया था। इसमें भी 5 है तो विच इज़ कांस्टेंट एंड सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस। तो हमने पूरे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली, हर एक पॉइंट पे हमने चेक कर ली, और हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि भैया बाकी सब पे तो ठीक है, कांस्टेंट है, x इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस आ गया, x इक्वल टू 3 पे भी डिसकॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक है, 15th क्वेश्चन भी वैसा ही है। अब भैया ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इजी है। वही लेस देन का केस बन गया, लेस देन ये वाला इंटरवल ले लो, बिना इक्वल टू के लेना पहले ये इंटरवल, ठीक है। फिर इक्वल टू वाले केसेस कंसीडर कर लो। जब इक्वल टू कंसीडर करोगे, यहाँ देखो लेस देन का ले लिया, अब जब इक्वल टू वाला केस कंसीडर करोगे तो यहाँ पर वैल्यूज फंक्शन की बहुत ही समझदारी से पुट करनी है, और जब आप यहाँ पर पुट कर लोगे वैल्यूज तो देखना कि इक्वल आ रही है कि नहीं। आ गया तो कॉन्टिन्यूस, नहीं आया तो डिसकॉन्टिन्यूस। पूरी एक्सरसाइज में यही खेल चला हुआ है। यहाँ देखो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया भैया, इसी तरह से ये चला हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 16th क्वेश्चन भी वैसा ही है। ये तो आपको प्योरली होमवर्क है, ये तो मैं बताने भी नहीं वाली कि कैसे होगा, क्योंकि अब तक तो आपने बिल्कुल मास्टर कर लिया होगा इसको। ये देखिए, अच्छा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, खुद अपने हाथों से लिखते रहोगे, तो आपको ये लाइंस ना लर्न हो जाएगी कि कैसे कैसे ये लिखते हैं। हम वही चीज़ें तो लिखते हैं, देखिए कि हमने कौन सा केस कंसीडर किया। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफाइंड है कि नहीं है, फिर लिख लेते हैं कि सी कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे सी ऐसे लिख लो सी, फिर यहाँ पे सी के लिए केसेस कंसीडर कर लेते हैं हम, ठीक है, कि क्या क्या है सी। ये देखिए फिर वही सब चलता रहता है और हम करते रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये आया थोड़ा सा डिफरेंट और मज़ेदार क्वेश्चन। क्या बताना है इसमें, हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यूज़। गिवन क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है 3 पे, किस पॉइंट पे, 3 पे।
तो सबसे पहले वही लिख देंगे कि गिवन फंक्शन क्या है, ठीक है। और f(3) निकाल लेते, ये निकाल लेते, ये सब चीज़ें हमने निकाल दी जैसे हम अभी तक करते आ रहे। तो अब हमारे को क्योंकि दिया हुआ है कि ये 3 पे कॉन्टिन्यूस है, तो मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, तो भैया इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जो यहाँ पर निकाली है हमने। 3a + 1, 3b + 1, 3b + 3। अब ये सॉल्व करना तो आपको आता ही है। 3a - 3b, 3 माइनस दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। 3 कॉमन निकाल दिया, a - b = 2 आ गया, a - b = 2/3 आ गया। 3 डिवाइड हो गया ना, और b अब दूसरी साइड ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, b + 2/3, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, 3 से जब कम था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बता देती हूँ, जब 3 से लेस देन था तो ये है फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू हमने डाल दी थी। 3 जब हम पुट कर देंगे तो ये 3x की जगह 3 पुट कर दिया ना, तो 3a + 1 हो गया। यहाँ पर भी सिमिलरली जब 3 से बड़ा था तो bx + 3 था, bx + 3 था तो यहाँ पर 3 पुट कर दिया x की जगह पर, 3b + 3, और ये आगे का तो मैंने बता ही दिया। तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू, a और b के बीच में रिलेशन की, भैया a और b का ये रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, किस किस पॉइंट पे, x = 0 पे, और कॉन्टिन्यूटी x = 1 पे डिस्कस करनी है। तो ये 2 पार्ट्स में, ठीक है। हमारे को एक चीज़ बतानी है कि लैम्डा की किस वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे, 0 पर। और यहाँ पर क्या पूछा है कि कॉन्टिन्यूटी, ये तो सिंपल ही है, जैसे x = 1 पे बताओ कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले गिवन लिख दिया, तो x = 0 पे चेक कर लेते हैं भाई। कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन, लिमिट पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, 0 से जब कम है तो क्या है, ये है हमारे फंक्शन की वैल्यू, पुट कर दी यहाँ पर। अब लिमिट पुट कर दो, 0, 0² - 0, 0 - 0 is 0, 0 into समथिंग इज 0, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी पुट कर दी, ये आ गई 1। भैया ये तो इक्वल ही नहीं है, ये इक्वल ही नहीं है, तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही नहीं, फंक्शन तो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है कंडीशन, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ लैम्डा b, कोई भी वैल्यू ले लो, नहीं होने वाला है ये कॉन्टिन्यूअस। अब एट x = 1, x = 1, भाई इसमें तो वही सब चीज़ें हैं, 2 लाइन में सॉल्व हो गया ये तो therefore f is continuous at x = 1 for whatever value of lambda b। x 1 के लिए, 0 के लिए तो हमारा डिसकॉन्टिन्यूस आ गया था, लेकिन 1 पॉइंट पे x = 1 पे ये आ गया हमारा, ये चाहे लैम्डा की फिर कोई भी वैल्यू हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा मज़ेदार, क्यों, क्योंकि g(x) दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। f लिखो यहाँ पर या g लिखो, फंक्शन तो फंक्शन ही है, यहाँ पे h भी हो सकता है, ठीक है। तो g(x) लिख लिया है, x माइनस, अब ये ब्रैकेट का क्या मतलब है भाई, दिस बॉक्स x इज discontinuous एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हेयर दिस टाइप ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है जो कि है लेस देन और इक्वल टू x, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि ग्रेटर देन भी हो सकता है x के, x से ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। समझ लिया हमने, याद रखेंगे हम माइंड में जब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी के लिए कॉन्सेप्ट तो पहले वही है। n ले लिया हमने कोई भी इंटीजर, अभी तक हम रियल नंबर c ले रहे थे ना, तो इंटीजर के लिए डिफरेंट ले लेते हैं, n ले लेते हैं। सबसे पहला स्टेप तो वही है, gn, n पुट कर देंगे, n पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, n - n, ये आ जाएगा n - n, n - n 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मज़ेदार चीज़ हो रही है, क्या, ये अलग अलग लिख दिया, यहाँ पर क्या होगा कि x क्या बोला था हमारे पास कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कैसा, एक कम,
ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ देखिए क्या बोला था कि g जो है हम जो ये x है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब x की जगह तो हमने वहाँ पर n पुट कर दिया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन n क्या हुआ, n से छोटा क्या होगा, पहले लेस देन देख लेते हैं। n से छोटे बहुत सारे हो सकते हैं, n-1 हो सकता है, n-2 हो सकता है, n-3 हो सकता है। 5 से छोटे 4 3 2 1 हो सकते हैं ना। अगर ये n होगा तो ये n-1 होगा, ये n-2 होगा। ठीक है, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 4 ही हुआ ना, यानी कि n-1 ही हुआ। तो n-1 हमने यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, ये जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो बस अब तो सॉल्व ही करना है। ब्रैकेट ओपन कर लो, -n-1, तो यहाँ पर n-n+1 1 आ गया। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब जब n से हल्का सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो हमारे पास ये क्या है, इक्वल टू है इसके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया था ना, हमारे पास कंडीशन बताई हुई है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली पुट कर दिया n, तो आ गया n-n इक्वल टू 0। अब देखिए भाई, क्या ये इक्वल है 1 और 0? नहीं भाई, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो मतलब कि g हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 20 से आगे के क्वेश्चंस हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से अपनी आंखें कान खुले रख के, दिमाग खुले रख के सुनो। यहाँ पर f(x) दिया हुआ है गिवन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अनडिफाइंड कहीं पे हो रहा है 1/0 नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि किस पॉइंट के अराउंड चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो x इक्वल टू पाई के लिए ये डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट तो हो नहीं रहा है कुछ भी। सबसे पहला स्टेप वही है f पाई, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, वैसे ही हमने पाई पुट कर दिया। यहाँ पर पाई स्क्वायर हो गया और साइन पाई हो गया +5 हो गया। साइन पाई हमारे को पता है 0 होता है, और ये अच्छा, इसको इस साइन पाई की वैल्यूज़ को, ये आगे साइन पाई, कॉस पाई, साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 बहुत आने वाले हैं, तो इसको याद रखने के लिए ये चीज़ देखो। यहाँ पर ये क्या होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये पाई बाई 2 होता है। क्वाड्रेंट में कैसे एक्सिस पे कैसे डिनोट करते हैं, ये -π/2 होता है, या फिर हम बोलते हैं 3π/2 है ये। ठीक है, तो अब देखिए साइन जो है वो इस लाइन पे हमारा 0 होता है। साइन 0 हो चाहे साइन पाई हो, वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और साइन π/2 क्या होता है, इस लाइन पे साइन हमारा 1 होता है। ठीक है, तो साइन इस लाइन पे हमारा हीरो होता है। ठीक है, पर कॉस इस लाइन पे 0 हो जाता है, कॉस इस लाइन पे 0 हो जाता है। आप कॉस π/2 देखो क्या होगी, वैल्यू 0 होगी, लेकिन इस लाइन पे कॉस हीरो हो जाता है, कॉस 1 बन जाता है। ठीक है, कॉस 0 होगा तो 1 होगा, कॉस पाई होगा तो -1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर साइन π/2 होगा, 3π/2 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इसकी वैल्यूज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये साइन और कॉस की। तो याद रख लो कि साइन यहाँ पर हीरो है इस लाइन के लिए, और कॉस इस लाइन के लिए हीरो है। ठीक है, आपको हर जगह पे, ये बहुत जगह पे यूज़ होगा, बहुत जगह पे। ठीक है, तो साइन पाई की वैल्यू आ गई 0, साइन पाई की वैल्यू, क्योंकि साइन इस लाइन पे तो 0 है। ठीक है, इस लाइन पे मतलब 0 पॉइंट, और जब थीटा की वैल्यू 0 और पाई है तो साइन 0 होता है। ओके, अब यहाँ पर पाई के लिए, अब यहाँ पर हम क्या चीज़ करने वाले हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट पुट नहीं करेंगे कि हम डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, x को सब्सटीट्यूट करेंगे, किससे, पाई प्लस h से। किससे सब्सटीट्यूट करेंगे, पाई प्लस h से, सच दैट इस तरह से कि हमारा जब x पाई को अप्रोच कर रहा होगा, ये लिमिट हमने चेंज करनी है, क्योंकि हम डायरेक्टली पुट नहीं करना चाहते, हम पुट करेंगे इस तरह से,
h टेंडिंग टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जब भी ऐसा टाइप का फंक्शन आता है, ऐसे टाइप के फंक्शन पे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, चाहे हम ये चीज़ पुट करें ना करें, पर ऐसे टाइप के फंक्शंस पे हमारा इफेक्ट पड़ जाता है कई बार। तो हम वो चेक करेंगे कि ऐसा कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो हमने सिंपली क्या किया, x टेंडिंग टू पाई को h टेंडिंग टू 0 से रिप्लेस कर दिया, और x को जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है पाई प्लस एच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई और नंबर c होगा तो c प्लस एच कर देते, यहाँ पे पाई बाय 2 होता तो पाई बाय 2 प्लस एच कर देते, ठीक है। यहाँ पर पाई है तो पाई प्लस एच कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी x की जगह पाई प्लस एच कर दिया, और यहाँ पे 5। अब तो आगे सिंपली सॉल्व करना है, अलग अलग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, h 0 पुट कर दो। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला ही पुट किया है भाई सिंपली, और यहाँ पर लिमिट पुट कर दिया। ओके, ये सॉल्व हो गया हमारा, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखो साइन पाई क्या है वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, सॉरी 0, अभी अभी तो किया था, 0 होती है साइन पाई की वैल्यू, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो ये सॉल्व करके हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब देखो क्या ये चीज़ इक्वल है इस चीज़ के, बिल्कुल इक्वल है, पाई स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई। ये हमने बता दिया, प्रूफ कर दिया, शो कर दिया। नाउ 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 क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 21 में फिर से साइन कॉस आ गए भैया, साइन प्लस कॉस है, साइन माइनस कॉस है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब यहाँ पर देखो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का हम सम करते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं ना, साइन इस तरह से कुछ बनता है, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये बहुत गंदे तरीके से बना है पर ऐसे ही बनता है, ओके। यहाँ पर ये है जब दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या होता है, वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो मतलब हमारे को अब ये चीज़ चेक करनी है सिर्फ, ये तो हमको पता है ना कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है, पर शो भी तो करना है ना कि साइन एक्स और कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अब हमारा काम सिर्फ ये रह गया है कि हम साइन एक्स को चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, कॉस एक्स को चेक करेंगे, और फिर अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस आते हैं तो हम बता देंगे कि भैया प्लस इनका माइनस और इनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, क्या लिख दी, इट इज़ नोन दैट इफ़ g एंड h आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब मैंने बोला था आप f लो, g लो या h लो, फंक्शन को किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं, g और h, f यहाँ पे पहले से यूज़ हो चुका है तो इसको g बोल देते हैं, इसको h बोल देते हैं, ठीक है। इफ़ g एंड h आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन g प्लस h, g माइनस h, g इंटू h आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। वही बात जो हमने अभी तक कही थी वो लिख दी। इट हैज़ टू बी प्रूव्ड दैट ये चीज़ और ये चीज़ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो हमने प्रूफ करने के लिए पहले साइन एक्स चूज कर लिया। साइन एक्स का अभी अभी हमने देखा था कि साइन एक्स को हमने कैसे प्रूफ किया था, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूफ तो किया था, क्यों, यहाँ पर कहाँ है वो, अच्छा इसी के पीछे, यहाँ पर देखिए ये प्रूफ किया था, इस क्वेश्चन में किया था ना साइन एक्स इस तरीके से, यहाँ पर कर लेते हैं, चलो फिर से एक बार और, जी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स में सबसे इसको एच को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स टेंडिंग टू सी को रिप्लेस कर दिया एच टेंडिंग टू 0 से, और x की जगह पर क्या लिख दिया यहाँ पर c प्लस एच। अब मैंने बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी प्लस एच, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है c प्लस एच,
रिप्लेस कर दिया। आगे हम ऐसे ही रिप्लेस करेंगे बहुत सारी जगहों पे। तो इसकी आप आदत डाल दो, इसको लिखने की आदत डाल दो। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब पुट कर दो एच 0। इससे ज़्यादा तो आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो पुट कर दो। अब यहाँ पर कॉस 0 आ गया 1, साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, और ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब साइन सी क्या इक्वल है जी सी के? बिल्कुल इक्वल है भैया, इक्वल आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस है। साइन एक्स तो कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया। अब बचा क्या? कॉस एक्स भी प्रूफ कर देते हैं भैया कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो ये लीजिए, कॉस एक्स के लिए हमने आपके लिए प्रूफ करके रखा हुआ है। अब एच एक्स डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर सी बी द रियल नंबर, एच सी निकाल दिया, लिमिट एच सी निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने वही चीज़ कर दी, सब्सटीट्यूशन। एक्स को किससे सब्सटीट्यूट कर दिया? सी प्लस एच से, और एक्स टेंडिंग टू सी रिप्लेस हो गया एच टेंडिंग टू सी से। ये चीज़ आप याद कर लो बाय पुटिंग। याद क्या करनी है, हमने यही चीज़ तो की है, ये लिख ही देनी है कि हमने क्या किया भाई, बाय पुटिंग एक्स इक्वल टू सी प्लस एच सच दैट इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस टेंड्स टू दिस। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग चुका है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब जब h हम पुट करेंगे यहाँ पर, कॉस सी तो वैसा ही है, h0 पुट कर दिया वैसा ही है, h0 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के इक्वल, और ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया कॉस सी इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट जी एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है, एच एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इसके जो एडिशन से, सब्सट्रैक्शन से और मल्टीप्लिकेशन से आएगा रिजल्टेंट ऑफ एक्स, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेक, सिकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, तो अब इनको आप देख सकते हो कि कॉस, इनको हम कॉस और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कॉस है, ये साइन 1 अपॉन साइन होता है, कोसेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा ना, कोसेक थीटा, और सिकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब ओवरऑल कॉस और साइन इन्वॉल्व है हमारे पास। ठीक है, तो इनकी कॉन्टिन्यूटी अब चेक करने के लिए दो फंक्शंस ले लेते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स, क्योंकि हमारे को पता है क्या, यहाँ पे देखिए, हम अभी तक प्लस माइनस मल्टीप्लाई देख चुके थे दो फंक्शंस का, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का। अब डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, प्रोवाइडेड, पर कंडीशन क्या है कि ये चीज़ जो डिनोमिनेटर में चीज़ है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 1/0 तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं हैं। ठीक है, हमारा फंक्शन तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए ना भैया। तो हम लिख देंगे कि एच एक्स, देखो फंक्शन का नाम कुछ भी हो, फंक्शन ही होता है, एच बोलो आप, एफ बोलो, जी बोलो, तो इसलिए एच और जी के नाम से डरना नहीं है। ठीक है, तो एच एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस। क्या लिखा था हमने कि वी नो दैट जी एंड एच आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, देन जी एंड एच अगर दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होंगे तो एच अपॉन जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड दिस शुड नॉट बी द केस। 1/g भी कॉन्टिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। 1/hx भी कॉन्टिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे लिखेंगे, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड फर्स्ट दैट, सबसे पहले हमारे को क्या प्रूफ करना है कि साइन एक्स कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो भैया ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी प्रूफ किया था, तो सेम तरीके से यहाँ पे भी प्रूफ करना है। यहाँ पे कौन सा तरीका चेंज हो जाने वाला है? ठीक है, ये साइन एक्स प्रूफ कर दिया, फिर कॉस एक्स की टर्न आ गई, भैया कॉस एक्स भी प्रूफ कर देते हैं, ये कॉस एक्स प्रूफ कर दिया हमने। अच्छा, तो अब करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन बड़े शातिर तरीके से किया गया है। देखिए, कोसिकेंट एक्स 1/sin x हो गया,
साइन एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए और फिर ये कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि 1 अपॉन कॉन्टीन्यूस फंक्शन, सम कॉन्टीन्यूस फंक्शन ओवर कॉन्टीन्यूस फंक्शन का रिजल्टेंट डिवीजन भी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा, मतलब ये भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा हमारे पास। 1 तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है ना, तो ये चीज़ हमारी कॉन्टीन्यूस होगी कब, जब ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि साइन पाई ज़ीरो होता है, तो मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि साइन एक्स कब ज़ीरो होगा, साइन एक्स तब ज़ीरो होगा जब एक्स की वैल्यू होगी पाई, पाई 2 पाई पे भी होगा, 3 पाई पे भी होगा, 5 पाई पे भी होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, तो एन पाई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन एक्स हमारा जो है वो एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हमारा ये कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, अब सीकेंट एक्स के लिए वही चीज़, कॉस एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉन्टीन्यूस, सीकेंट एक्स अब प्रोवाइडेड ये चीज़ हमारा, ये डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, ये तो हमें कुछ ही नहीं है। तो एक्स नॉट इक्वल टू, अब इस चीज़ को हम ज़ीरो को ये लिख सकते हैं पाई बाय 2, क्योंकि मैंने बोला था कि कॉस किस पे जो हमारा कॉस एक्स है ज़ीरो किस पे होता है, पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 पर ज़ीरो होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी 2n+1 है इंटू पाई बाय 2, क्योंकि इसके मल्टीपल आगे क्या बनेंगे, 3 पाई बाय 2 बनेंगे, 5 पाई बाय 2 बनेंगे, ठीक है, इस तरह के मल्टीपल्स बनते हैं इसके। तो ये जो है ये हमारे पास केस नहीं होना चाहिए, तो ये कॉन्टीन्यूस होगा सीकेंट फंक्शन हमारा। वैसे ही कोटेंजेंट के लिए भी ले लो, कोटेंजेंट के लिए डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स है, अगेन साइन एक्स हमारा क्या नहीं होना चाहिए, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई, क्योंकि एन पाई हो गया, पाई आ गया एक्स की जगह पे, तो साइन ज़ीरो हो जाना है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अब इसमें क्या करना है, हमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी निकालना है। अब यहाँ पर देखिए एक स्पेशल टाइप का फंक्शन आ रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स। इसको देखेंगे हम कैसे करते हैं। पहले देख लेते हैं कि 3 केसेस अराइज हो रहे हैं, एक लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला और इक्वल टू वाला। ठीक है, सबसे पहले वही फंक्शन डिफाइन कर लिया, सी रियल नंबर बोल दिया। केस 1 ले लेते हैं, केस 1 ले लिया सी लेस देन ज़ीरो का। ठीक है, तो फंक्शन लेस देन ज़ीरो के लिए क्या है हमारे पास, दिस साइन एक्स की जगह पे सीधा डायरेक्टली सी पुट कर दिया, साइन सी अपॉन सी हो गया। अब यहाँ पर सी एक्स टेंडिंग टू सी के लिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमने ये सिंपल पुट कर दिया, यहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, ग्रेटर देन का केस भी भाई आराम से चल पड़ा, क्योंकि ग्रेटर देन के लिए तो ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन। अब इक्वल टू जहाँ पर है वहाँ पर बड़े ध्यान से काम करना है। केस 3 है हमारे पास, जब c इक्वल टू ज़ीरो होगा तब क्या होगा, तब यहाँ पर देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ज़ीरो से थोड़ा सा कम होगा, ज़ीरो से थोड़ा सा कम मतलब फंक्शन ये हो जाएगा, फंक्शन ये हो जाएगा, तो ज़ीरो जब हम पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास साइन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो ईजी है निकाल लें। लेफ्ट हैंड लिमिट में ज़ीरो से जब बड़ा होगा तो x+1 होगा फंक्शन, x+1 ज़ीरो पुट कर दो, 0+1 इज़ 1, ये दोनों इक्वल आ गए, कंटिन्यूस है भैया फंक्शन कंटिन्यूस है और f हैज़ नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब डिटर्मिनेशन ऑफ 24, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर x² साइन 1/x करके इंक्लूडेड है। ठीक है, फॉर x नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये केस और x इक्वल टू ज़ीरो के लिए है ये केस। अब यहाँ पे 2 केसेस अराइज हो गए, ये और ये। चलिए पहले ये देखते हैं, इसके लिए सीधा डायरेक्टली पुट कर दिया और यहाँ पर इसको पहले अलग अलग कर लिया और उसके बाद हमने पुट कर दिया लिमिट।
ठीक है, ये ठीक आ गया। अब इक्वल टू 0 के लिए जब हम करेंगे तब क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो F0 0 आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि इक्वल टू 0 के लिए तो 0 है। पर अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो केयरफुली पुट करना। जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे, जब अब यहाँ पर पुट कर देंगे, 0 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा तो ये है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये आ जाएगा ये फंक्शन। अब यहाँ पर गौर से देखिए, अगर हम यहाँ पर अब डायरेक्टली पुट कर देते हैं 1/0, 1/0 का केस तो हमें पता है अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसमें हम किस तरह से लिमिट पुट करें, हम जानते हैं, अब जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास साइन फंक्शन इस तरह से होता है ना, हाईएस्ट वैल्यू साइन की 1 होती है और लोएस्ट वैल्यू -1 होती है। कैसे, साइन π/2 पे उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, जो कि 1 होती है, और साइन 3π/2 पे उसकी लोएस्ट वैल्यू होती है जो कि -1 होती है। ठीक है, या फिर साइन -π/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, -1 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यूज़ जो है वो ऑसिलेट करती है, इसी के बीच में रहती है, इससे न ज़्यादा न कम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगी, जो भी होगी वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे को भाई ये वाला केस कुछ बनाना है। साइन 1/x तो पहले से ही है, x² मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हर जगह पे मल्टीप्लाई होगा, हर जगह पे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, x² साइन 1/x x²। ठीक है, अब लिमिट पुट कर देते हैं। अब ये वाला जैसा केस आ गया ना हमारे पास, पूरा यहाँ पर ये केस बन गया। अब लिमिट पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो मतलब कि ये जो चीज़ है, ये जो लिमिट है, ये हमारी इसकी वैल्यू जो है ये 0 और 0 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। 0 और 0 के बीच में क्या होता है, 0 और 0 के बीच में 0 ही होगा ना, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ गई, पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये चीज़ पुट कर दी तो ये चीज़ आ गई 0। अब 0 0 के इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो हम लिख देंगे कि दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना कि यहाँ पर हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है डायरेक्टली पुट करते तो इसलिए हमने ये अपने माइंड से थोड़ा ट्रिक अप्लाई की। ओके, तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस आ गया, कंक्लूड कर दिया। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा है कॉन्टिन्यूटी, चेक करिए इसकी। ठीक है, तो इसमें दो केसेस बन गए, x≠0 और x=0 वाले। पहले not=0 वाला केस ले लिया, f(c) देख लिया और ये पुट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, c=0, वैसे ही ईजी है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लिया, जब 0 से कम था, 0 से कम था मतलब not=0 होगा, ये वाला केस आ गया, ये वाला केस यहाँ पर आ गया, तो लिमिट पुट कर दो अब, क्योंकि इससे ज़्यादा तो सॉल्व होगा नहीं। साइन 0 कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये आ गया 0 - 1 = -1। सिमिलरली ये 0 + 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तब भी not=0 वाला ही केस आया, not=0 वाला केस आया तो फंक्शन की ये वैल्यू है, 0 पुट कर दो, x की जगह साइन 0 आ गया, कॉस 0 आ गया, साइन 0 की वैल्यू 0 हुई और इसकी वैल्यू ये। अब -1 इक्वल है, बिल्कुल है, ये भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। ओके, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर क्या है हमारे पास, k cos x, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि हमको वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पर। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिख लिया जो जो चीज़ें हमको गिवन थी, और सबसे पहले हमने ये प्रोसीजर कर लिया जो हमारे को पता है कि क्या करना होता है, f π/2 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है जिस पे, वो ये लिख दिया। ठीक है,
एफ पाई बाय 2 पे क्या होगा, इक्वल टू पाई बाय 2 पे ये है ना 3, फंक्शन की वैल्यू 3 लिख दी, ठीक है। अब लिमिट, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब हम लिमिट्स निकाल रहे होंगे, राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, एक ही बात होगी। जब नॉट इक्वल टू, जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वही बात होगी ना, नॉट इक्वल टू में ही वाले केस में ही आ जाएगा ये, क्योंकि पाई बाय 2 से जब थोड़ा सा बड़ा होगा इसी केस में आएगा, पाई बाय 2 से थोड़ा सा छोटा होगा मतलब यहाँ पे माइनस होगा तो भी यही केस आएगा। तो मतलब अब इस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक ठीक है भैया। अब मैंने यहाँ पर कहा था, आप एक बार ट्राई करो, पाई बाय 2 को यहाँ पर पुट करने की कोशिश करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 अपॉन क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई तो क्या होता है 0 होता है, तो ये तो 1 अपॉन 0 वाला केस आ रहा है, समथिंग अपॉन 0, तो ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो क्या कहा था मैंने, जब कोई भी ये अनडिफाइंड होगा तो हमारे को क्या करना है, हमारे को इस चीज़ को रिप्लेस कर देना है h टेंडिंग टू 0 से, और x को रिप्लेस कर देना है c प्लस h से। c क्या है, पॉइंट जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो पॉइंट तो ये है, पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई बाय 2 प्लस h, और यहाँ पर भी लिख देंगे x की जगह पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है सिंपली। ये चीज़ हमारे को पता है, बाय फॉर्मूला हमें पता है कि ये चीज़ किसके इक्वल होती है, माइनस साइन h के। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा के, माइनस साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया, थीटा यहाँ पे h है, के तो कांस्टेंट ही था, यहाँ पे साइन h आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया है, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2h, ठीक है। यहाँ पर ये हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब ये वैसा का वैसा ही है, नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया पाई माइनस पाई हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बच जाएगा 0 माइनस 2h, ठीक है। डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, माइनस से माइनस कट गया, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर निकाल देते हैं, k बाय 2 कांस्टेंट है क्योंकि लिमिट तो h में पुट होनी है ना, ठीक है। तो k बाय 2 हम बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा दिखने लगेगा, यहाँ पे देखिए इस तरह का ये कुछ सिनेरियो यहाँ पे बन जाएगा। और अब ये देखिए यहाँ पर जब 0 पुट करते हैं, लिमिट ये वाली जब कंडीशन आती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा k बाय 2। अब हमारे पास ये भी निकाल लिया हमने, दोनों चीज़ें हो गई, ये निकाल दिया और ये भी निकाल दिया, और हमारे पास गिवन क्या है कि कॉन्टीन्यूअस है हमारा x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर, मतलब कि ये चीज़ इक्वल होगी, ये चीज़ इक्वल होगी, तो पहले से इसकी वैल्यू 3 आई थी, इसकी वैल्यू k बाय 2 आई थी, अब ये भी निकाली है और इसको अब सॉल्व कर देना है। तो ये आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 दूसरी तरफ चला गया ना तो मल्टीप्लाई हो गया, और k की वैल्यू क्या आ गई 6, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू, और ये आ गया आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखा हमने ये, क्योंकि यहाँ पे 1/0 वाली कंडीशन बन रही थी, अगर हम डायरेक्टली पुट कर देते तो डायरेक्टली हम नहीं करते पुट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 नाउ। ये तो भैया बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है, कहाँ से उठा के ले आए हैं। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 पे कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ है। तो अब हमारे को भैया पता है कि जब कॉन्टीन्यूअस होता है फंक्शन तो क्या होता है, ये कंडीशन होती है, कहाँ गया पेज, ये देखिए ये कंडीशन होती है, ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है, सब ये इक्वल होती है, तो इसमें हमने पुट कर दी वैल्यूज़ फंक्शन की।
फंक्शन की वैल्यू कैसे पुट कर दी, 2 से थोड़ा सा कम है, 2 से थोड़ा सा कम है तो क्या वैल्यू आएगी फंक्शन की, के एक्स स्क्वायर पुट कर दी। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिए। और यहाँ पर तो 2 स्क्वायर के ही आएगा, f2 इक्वल टू 2 है तो ये ही आएगा ना, तो x की जगह डायरेक्टली 2 होगा, 2 स्क्वायर के, क्योंकि f एट 2 देख रहे हैं ना हम यहाँ पे। अब तो इसको सॉल्व भी करना है सिंपली, ये तो आप बहुत माहिर हो चुके हैं इसमें करते करते इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये हम अननेसेसरीली क्यों आगे बढ़ाते जाएं, 4 के इक्वल टू 3 कर दिया, के इक्वल टू 3/4 कर लिया, आंसर आ गया, तो हमारे पास आ गई वैल्यू इसकी। सिमिलरली 28th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। यहाँ पर भी देखिए x लेस देन इक्वल टू पाई पे हमारे को दिया हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन, पाई पे कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब ये चीज़ हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो भैया हमने वैल्यूज लिख दी। जब पाई से थोड़ा सा बड़ा है, पाई से थोड़ा सा बड़ा है तो वैल्यू क्या है फंक्शन की, cos x है। जब पाई से थोड़ा सा छोटा है तो वैल्यू क्या है, के एक्स प्लस 1 है। और इस पे एफ पाई पे इक्वल टू पाई पे ये है, x की जगह पाई पुट कर दिया, के एक्स प्लस 1, और ये हमारे पास इस तरह का आ गया। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, -1 हमने पुट कर दिया, के पाई प्लस वन इस तरफ को ले आया तो ये भी माइनस का हो गया, -1 -2 आ गया, और ये आ गया हमारे पास के की वैल्यू -2/पाई, आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सेम है, ये देख लो आप, ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। 30 में क्या, ए और बी की दो चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये सब दिया हुआ है। और क्या बोला है कि ये जो है हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब जहाँ जहाँ पर ये वैल्यू चेंज कर रहा है 2 पे और 10 पे, तो वहाँ वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये इक्वल होनी चाहिए। 2 पे भी कर लिया हमने और 10 पे भी ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे फंक्शन की और इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशंस जब आ जाएगी तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि b और b कैंसिल हो सकता है, अगर मैं माइनस कर दूँ इन दोनों इक्वेशन को, तो बड़े में से मैंने छोटी इक्वेशन माइनस कर दी, दिस माइनस दिस कर दिया। कि इक्वेशंस कैसे माइनस होती है, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होती है, राइट हैंड साइड से माइनस होती है, ठीक है। अब तो आगे इसको सिर्फ सॉल्व ही करना है, ब्रैकेट ओपन कर लो, b से b कैंसिल हो जाएगा, 10 - 2 8a हो जाएगा, और ये यहाँ पर सॉल्व करके ये चीज़ आ जाएगी, और a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई तो भैया इसको पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास b की भी वैल्यू, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a आ गया और b भी आ गया, ये आ गए हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा है cos x स्क्वायर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अच्छा, अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन मज़ेदार है। यहाँ से आगे यहाँ पर देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन यूज़ हुआ है, दो फंक्शंस यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है और एक cos x फंक्शन है, cos x, और x की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब हम इसको दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन लिख सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक cos x, ठीक है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, कैसे, जी एक्स कॉस एक्स ले लेते हैं और एच एक्स एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जी ऑफ एच है, जी ऑफ एच है, कैसे, जी ऑफ एच का मतलब क्या है कि जी इज़ अ फंक्शन ऑफ एच एक्स, जी इज़ अ फंक्शन ऑफ एच फंक्शन, जी किस फंक्शन का फंक्शन है, एच फंक्शन का फंक्शन है, तो एच एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो एक्स स्क्वायर आता है, और जो कि आता है इक्वल टू कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि ये एक हमारे पास फंक्शन है जो कि हमने बोल दिया एच,
और ये जो बड़ा फंक्शन है ये बोल दिया कि जी है फंक्शन एच का, इसका ये मतलब है ना। तो जी ऑफ एच जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमने वही चीज़ लिखी हुई है। तो अब देखिए, अब ये दो फंक्शंस में डिवाइड हो चुका है सम। अब जहाँ पे दो फंक्शंस में डिवाइड हो चुका है, अब हमको पता है कि अगर ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे तो हमारा जो इन दोनों फंक्शन का कॉम्पोजिशन फंक्शन है जो कि ये है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अब हमारा टास्क क्या रह गया, इन दोनों को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। कॉस एक्स को कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करते हैं, ये हमने पहले बहुत बार किया हुआ है। एक्स स्क्वायर को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, तो कर लेते हैं इसको। ये कॉस सी को उसी तरह कॉस एक्स को प्रूफ कर दिया है कॉन्टिन्यूअस उसी तरह से, और ये एक्स स्क्वायर को। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने के ले लिया, अभी तक रियल नंबर सी ले रहे थे ना, पर यहाँ पर मैंने के ले लिया क्योंकि सी हमने पहले भी यूज़ कर लिया है, तो हमने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते। तो आप कंफ्यूज मत होना, सी लिखो के लिखो, वही बात है। तो अब यहाँ पर ये भी कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया। तो हमने बता दिया कि भैया वी नो दैट फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन जी एंड एच सच दैट जी ऑफ एच, ये फंक्शन ऐसा था ना, जी ऑफ एच इज डिफाइंड एट सी, देयरफॉर अब जी भी कॉन्टिन्यूअस है, एच भी कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है जो कि जी ऑफ एच से ही बना है, ठीक है, कॉम्पोजिशन है। अब आगे अगला क्वेश्चन भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का ही है। यहाँ पे देखिए, अब इसकी कॉम्पोजिशन देखने में आपको लग रहा होगा कि भाई ये कॉम्पोजिशन कैसे है। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे बोल सकते हैं, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन कॉस एक्स है, ठीक है। तो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, मतलब बड़ा फंक्शन है हमारे पास ये, और इसमें हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, cos x। तो दूसरा फंक्शन है ये, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये g है और ये h है, तो ये g ऑफ h हो गया ना, g ऑफ h, ठीक है। देख पा रहे हो आप इसको कैसे हो रहा है, g ऑफ h। क्यों, क्योंकि x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, यहाँ पे इस तरह से है ना, ये इस तरह से x की जगह cos x पुट कर दिया है, तो g ऑफ x की जगह यहाँ पे ये जो फंक्शन है cos x पुट किया हुआ है, तो मतलब कि g ऑफ एच एक्स एक और फंक्शन पुट कर दिया हुआ है, तो ये हो गया g ऑफ h, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो पार्ट्स में अगेन ये डिवाइड हो गया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। अब इन दोनों को अगर हमने कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दिया, मतलब अगर ये कॉन्टिन्यूअस आते हैं तो हमारा ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलो चेक करते हैं ये, ठीक है। कॉस एक्स का हमने बहुत बार कर दिया पहले, अब ये करते हैं, ये चेक कर लेते हैं सबसे पहले। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी आपको पता है भैया क्या होती है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी। अब यहाँ से तीन कंडीशंस अराइज हो गई, लेस देन की, ग्रेटर देन की और इक्वल टू की। लेस देन ज़ीरो वाला केस ले लो, लेस देन ज़ीरो वाले केस में ये आ चुका है। आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। लेस देन ज़ीरो के लिए हमने कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दिया, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दिया। कॉन्टिन्यूस वैसे ही प्रूफ करते हैं, ये कंडीशन देख लेते हैं। सी इक्वल टू ज़ीरो के लिए, अब इक्वल टू ज़ीरो के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल कर भी हमारे पास ये इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो हमने बोल दिया भैया ये कॉन्टिन्यूस है। अब जी एक्स हो गया, कॉस एक्स तो हम करते ही रह रहे कब से लेकर, कॉस एक्स तो हमें बहुत ही अच्छे से आ गया है निकालना, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि जी एक्स और एच एक्स दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो जी एक्स और एच एक्स कॉन्टिन्यूस है तो उनसे बना हुआ उसका कॉम्पोजिशन जो फंक्शन है एफ एक्स वो भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो चुका है। ओके, अब 33rd क्वेश्चन, अब ये भी अगेन कॉम्पोजिशन है फंक्शन का। अब इसमें कैसे कॉम्पोजिशन हो रहा है, अब यहाँ पे तो भैया साफ है, साइन एक्स बड़ा फंक्शन है जिसमें एक्स की जगह पे क्या है, मॉड एक्स है, तो इसको आप जी ले सकते हो, इसको एच ले सकते हो, तो ये बन गया जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे एक्स की जगह पे ये पुट कर दिया, यहाँ पर
तो अब हमारे पास दो पार्ट्स में बट गया, एक साइन एक्स रह गया और एक मॉड एक्स रह गया। ठीक है, साइन एक्स और मॉड एक्स। अब जब मॉड एक्स का जी इक्वल टू मॉड एक्स अभी अभी प्रूफ किया था, साइन एक्स हम कब से करते जा रहे हैं, तो ये आपको होमवर्क है कि यहाँ पर आप प्रूफ कर दो इसको इस पार्ट में, और फिर आगे आपने वही लाइन लिख देनी है कि भैया हमारा जी एक्स कॉन्टीन्यूस आ गया, साइन एक्स कॉन्टीन्यूस आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो भी कॉन्टीन्यूस है। अब बच गया है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है देख लो, मैंने बहुत मेहनत की है इतने सारे नोट्स लिखने में, तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट में बताना कैसी लगी। ओके, 34th क्वेश्चन करते हैं। 34th में हमारे पास ये देखो, अब ये तो भैया दो फंक्शंस का माइनस है, दो फंक्शंस का माइनस, तो साफ साफ बात है ये फंक्शन प्रूफ कर देते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस है, ये देखते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है। तो ये आपको होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि ये हम अभी कर भी चुके हैं, ठीक है। और ये x+1, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी अलग चीज़ आ रही है। क्या अलग चीज़ आ रही है? यहाँ पर मॉड की जो प्रॉपर्टी होती है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है ये -x होती है कब? x<0 के लिए, और x होती है कब? x>0 के लिए। तो आप पूछ रहे होंगे कि भैया ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ कैसे आई? अब यहाँ पर x की जगह पे हमारे को क्या दिया हुआ है? x+1 दिया हुआ है ना, तो हर जगह पे क्या आ जाएगा? x+1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी x+1 आ जाएगा, यहाँ पर भी x+1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी x+1 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेती हूँ, x+1 <0 आ जाएगा, x+1 <0 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1 जब दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये x <-1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x <-1 आ जाएगा। तो यही वाली कंडीशन बन गई ना, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब यहाँ से आगे तो भैया आपके राइट हैंड का, बाएं हाथ का, दाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो करिए, <1 वाला करिए, <1 वाला कर लिया, <1 वाला करिए, <1 वाला कर लिया, (-1 वाला करिए, कर लिया भैया, कर लिया। देख लिया कि ये कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पर भी, तो हमने बोल दिया कि सिंस ये दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कौन सा? ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।